वन। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस चैप्टर से क्या एससीक्यू और क्या एलक्यू बन सकता है और आपको उसको एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 की। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आपको सभी चैप्टर्स के जो नाम है वो अच्छे से याद होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे वाइवा में भी हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी चैप्टर के नेम बताओ सीक्वेंस में। ठीक है, तो आपको सारे चैप्टर के जो नेम है वो सीक्वेंस में अच्छे से याद करो। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हमारी अष्टांग की। अष्टांग के बाद हम कंप्लीट करेंगे अपनी चरक को। तो अष्टांग में सबसे पहले आपके पास आता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 में देखो एलएक्यू में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको पांच चतुष्टय के बारे में बताना है या साध्या साध्य के बारे में। जब मैंने अपना वन शॉट लिया था, जिन बच्चों ने भी मेरा वन शॉट लिया होगा उसमें मैंने आपको साध्या साध्य को बताया था कि किस तरीके से आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है, और साथ में इसमें मैंने कुछ आपको एक्सेप्शंस दी थी। अगर आप वो एक्सेप्शंस अपने 10 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी लिख के आना, वो एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है, उससे आपके एग्जाम में गारंटी आपके मार्क्स बढ़ते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चे वो प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आयवेद अवतरण मैंने आपको बता दिया। आयवेद अवतरण में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले हमेशा एक क्वेश्चन को, अगर आप संहिता में कोई भी क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हो तो कोशिश करो कि सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाओगे। जो वो क्वेश्चन पूछा गया है मैक्सिमम लिखो कि वो क्वेश्चन किस अध्याय से पूछा गया है और उस अध्याय का नाम क्या है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको उसके रिगार्डिंग उसके आसपास से कोई भी श्लोक याद है तो वो श्लोक लिखने की कोशिश करो, एंड देन उसके बाद अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन के आंसर को मैक्सिमम कोशिश करो कि फ्लो चार्ट्स में रिप्रेजेंट करें। हल्का बोता कुछ फ्लो चार्ट्स हो गए, कुछ ये इस तरीके से बॉक्स वगैरह बना के रिप्रेजेंट कर दिया, और थोड़ा पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। इस तरीके से अपने क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। मैंने आपको आयुर्वेद अवतरण, मैंने जब आपकी चरक की क्लास ली थी तो उसमें एक प्रेजेंटेशन की वीडियो दी थी। उस प्रेजेंटेशन की वीडियो में हमने कंप्लीट आयुर्वेद अवतरण के बारे में बात करी थी कि कैसे आयुर्वेद अवतरण के 3 आचार्यों के अनुसार हम अलग अलग क्या बनाते हैं, यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट बनाते हैं, अलग अलग चार्ट बनाते हैं, और साथ में इसमें आपको श्लोक भी मेंशन करना होता है। ठीक है, अब रोगी की परीक्षा कैसे करते हैं और रोग की परीक्षा, आपको दोनों की परीक्षा आनी चाहिए, एक रोग की परीक्षा और एक रोगी की। देखो, जो रोगी की परीक्षा उसके लिए हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं, ये आपको पता भी होगा क्योंकि ऑब्वियसली कल आपका एग्जाम है। और रोग की परीक्षा अगर आपको करनी है, रोग और रोगी की परीक्षा अगर आपको करनी है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप रोग की परीक्षा कर रहे हो तो 5 चीज़ें होती हैं, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। लेकिन अगर आप रोगी की परीक्षा कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था एक डीपीएस होता है, एक डीएसपी होता है, दैट इज दर्शन, पर्शन, स्पर्शन, दर्शन, स्पर्शन और पर्शन। अलग अलग आचार्यों के किस तरीके से, ये आपको बताया कि एक डीपीएस स्कूल में पढ़ता था, एक क्या था, डीएसपी था। अब ये आप देखो कि कौन कौन था, ये मैंने अपने उसमें बता रखा है। अष्टांग आयुर्वेद, आयुर्वेद के 8 अंग के बारे में बताना आ सकता है आपको, और उसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि दोष, धातु और मल का परिचय दो। अगर आप इनका परिचय दोगे तो दोष के बारे में अच्छे से मेंशन करो, उसका श्लोक मेंशन करो, फिर 3 दोष होते हैं उनके बारे में बताओ। ऐसे ही धातुओं के पहले एक स्टार्टिंग का श्लोक दो, फिर जो 7 धातु होती है उनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करो। 7 धातु के आप कर्म बता सकते हो, और उसके अलावा ऐसे ही मल के बारे में बताओ। चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या आ सकता है, कंप्लीट दिनचर्या डिफाइन करनी आ सकती है। तो अगेन वही एक बॉक्स बनाओ, उसमें लिखो कि अध्याय नंबर 2 से ये लिया गया है, अध्याय नंबर 2 का नाम क्या है। फिर अपनी कंप्लीट दिनचर्या को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो। ठीक है, कि हमें दिनचर्या में क्या क्या प्रोसीजर्स करने होते हैं। इसमें अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्यायाम, ऐसे क्यों में आ सकता है कंप्लीट व्यायाम के बारे में लिखना, स्नान के बारे में लिखना, दंत धावन के बारे में लिखना। दशविध पाप कर्म पूरा श्लोक है, पहले पूरे श्लोक को लिखो अच्छे से, फिर लिखो कि दशविध पाप कर्म क्या होता है, श्लोक मेंशन करो, और उसके बाद जो श्लोक है उसमें से शारीरिक, वाचिक और मानसिक को अलग अलग निकाल के फिर लिखो, जैसे कि हिंसा का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो जो श्लोक की टर्म्स हैं उन्हीं टर्म्स में अपने आंसर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, कंप्लीट ऋतुचर्या आपसे चैप्टर पूछा जा सकता है। कंप्लीट ऋतुचर्या चैप्टर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको हर एक ऋतु के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में आपको आदान काल, विसर्ग काल के बारे में बताना होगा। 6 ऋतुओं में कौन कौन से रसों की उत्पत्ति होती है, किस में कौन सा बल ज़्यादा होता है, उसके बारे में बताओ। फिर सारी ऋतुचर्या, सारी जो 6 की 6 ऋतु उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। साथ में हंसोदक के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। अब कोई भी अगर एक स्पेसिफिक ऋतु आ जाती है तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, कोई भी एक स्पेसिफिक ऋतु अगर आती है रिप्रेजेंट करने के लिए आपके एग्जाम में, तो उसका एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, सबसे पहले लिखो कि ये कौन से अध्याय से ली गई है। क्योंकि देखो, अगर मान लो पेपर में आ जाता है कि शिशिर ऋतु एक्सप्लेन करो, आपको नहीं पता कि ये शिशिर ऋतु उन्होंने चरक के पर्सपेक्टिव से पूछी है, अष्टांग के पर्सपेक्टिव से पूछी है, क्योंकि दोनों जगह आपको ऋतुचर्या याद करनी होती है। तो जब आप अपना बॉक्स बना रहे हो तो उसमें अष्टांग और चरक दोनों के चैप्टर्स जो मेंशन करो जिसमें ऋतु के बारे में बता रखा है। ठीक है, उन दोनों के नाम लिखो।
सॉरी। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप लिखो कि हाँ ठीक है हमारे पास 6 ऋतुएं होती हैं इस तरीके से। अब हम मान लो आपसे पेपर में पूछी जाती है बसंत ऋतु, फिर लिखो कि अब हम बसंत ऋतु के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो बसंत ऋतु के बारे में सबसे पहले इसका आयान वगैरह लिखो कि उत्तरायण किया है, दक्षिणायन किया है, और उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से जैसे मास होते हैं, माघ फाल्गुन चैत्र वैशाख, इसमें राशि कौन सी डोमिनेंट होती है, इसमें रस कौन सा डोमिनेंट होता है, इसमें प्राणी का जो बल होता है वो कैसा रहता है। ये सारी चीज़ें डिफाइन करने के बाद मैंने अपने वन शॉट में आपको एक चार्ट प्रोवाइड कराया था ऋतुचर्या के रिगार्डिंग। आपको उसी चार्ट को यहाँ पे यूज़ करना है। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सबसे पहले हितकर आहार, कि इस ऋतु में हम कौन कौन से आहार जो है वो हितकर आहार है उनको लेंगे। फिर आप लिखोगे कि कौन कौन से हितकर विहार हैं जो हम इस ऋतु में करेंगे। इससे आपका क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन होगी वो बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले आपने कंप्लीट वो लिख दिया कि ये इस अध्याय से लिया गया है, फिर हमने ये बता दिया कि ठीक है ये हमारे पास 6 ऋतु होती है, फिर एक जो पर्टिकुलर ऋतु पूछी गई थी उसकी स्टार्टिंग की कुछ हमने लाइनें दे दी, फिर हम बताएंगे कि इस ऋतु में हमें क्या हितकर आहार लेना होता है। उस कंप्लीट हितकर आहार को मैंने 12 वर्ग में डिफाइन करके दिया। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे मैक्सिमम आपका टीचर, आपका एग्जामिनर आपका एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, उस 12 के 12 वर्ग को अच्छे से डिफाइन करके लिखो क्या क्या करा है। फिर लिखो कि हमें कौन कौन से हितकर विहार करने हैं इस ऋतु में, विहार बता दिए। अब हितकर तो हमने दोनों चीजें देख ली कि ठीक है ये आहार खाना है, ये विहार करना है। फिर लिखो कौन सा हितकर अहितकर आहार है, कौन सा आहार मुझे नहीं लेना, वो मैंने आपको पूरा डिफाइन कर रखा है। और कौन सा विहार मुझे नहीं करना, ये उस टेबल में कंप्लीटली डिफाइन है। तो उस टेबल का रट्टा लगा दो आज फटाफट से और उस हितकर विहार को लिखो। समझ में आ गया? अगर कोई भी एक ऋतु आपको डिफाइन करनी आती है, बेस्ट तरीका है, सीरियसली बता रही हूँ, मैंने भी सेकेंड ईयर में जाके ये जो टेबल है ना वो बनाई थी, जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है, ये टेबल बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे आदान काल विसर्ग काल का डिफरेंस पूछ सकता है, मैंने डिफरेंस आपको प्रोवाइड करा रखा है अपने वन शॉट में। उसके अलावा आपसे सदवृत के बारे में पूछ सकता है और हंसोदक के बारे में पूछ सकता है। अगर हो सके तो हंसोदक में श्लोक जरूर मैंशन करना। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 आता है, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करना आ सकता है। तो उसमें आपको क्या करना है, अगर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने आता है तो एक टेबल बना लेना। इस साइड लिखो पहले अपने आधारणीय वेग, कौन कौन से आधारणीय वेग होते हैं, पहले आधारणीय वेग का श्लोक मेंशन करना। फिर लिखना कौन कौन से आधारणीय वेग होते हैं, उनमें क्या क्या लक्षण आते हैं और उनका क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, ये सारा लिखना है इस तरीके से। ऐसे ही कंप्लीट धारणीय वेग और धारणीय वेग को आपको अपने एग्जाम में प्रेजेंट करना आना चाहिए। चैप्टर नंबर 5 में को मतलब सारे वर्ग के बारे में अगर लिखना है तो हर एक वर्ग को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है। अगर जल वर्ग के बारे में कंप्लीट लिखना है तो मैंने आपको बताई थी, जब मैंने आपको वन शॉट लिया था तो उसमें बहुत सारी एक्सेप्शंस भी मैंने बताई थी, वो सारी लिखो यहाँ पे। कंप्लीट दूध वर्ग डिफाइन करना आ जाए तो अलग अलग जो 8 वो होते हैं उन सबके थोड़े थोड़े पॉइंट्स डिफाइन कर दो। ऐसे ही मूत्र वर्ग आता है, तेल वर्ग आता है। चैप्टर नंबर 6 में मैक्सिमम अगर लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है तो शुभ धान्य शिम्बी धान्य बन सकता है, और यहाँ पे पेय और विलेपी आ जाता है। चैप्टर नंबर 7 में विष के क्या क्या लक्षण होते हैं आपको पता होने चाहिए। उसके बाद विष की परीक्षा 2 तरीके से थी, अलग अलग तरीके से हम विष की परीक्षा करते थे, वो आपको यहाँ पे लिखनी है अच्छे से। विरुद्धाहार, विरुद्धाहार का एक कंप्लीट श्लोक होता है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम बहुत सारे प्रकार का विरुद्धाहार होता है। आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा विरुद्धाहार के बारे में नहीं लिखा है, बट जो विरुद्धाहार होता है वो बहुत सारे टाइप्स का होता है हमारे पास, अलग अलग इसमें होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से होते हैं। अगर मान लो जैसे विरुद्धाहार लिखना आ जाता है तो आप सबसे पहले लिखो कि विरुद्धाहार का मतलब क्या होता है। तो विरुद्धाहार वो आहार होता है जो आपके दोषों को उत्कलेश तो कर देगा लेकिन उनको शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता, वो उनको शरीर से बाहर निकालने में सक्षम नहीं है। फिर विरुद्धाहार की आप एक संप्राप्ति बना सकते हो, जैसे कि आप लिखना इस तरीके से, आप अपने एग्जाम में रिप्रेजेंट करना कि विरुद्धाहार होता है हमारे पास, ये जो विरुद्धाहार होता है ये क्या करता है, दोषों का अपने स्थान पर उत्कलेश, दोषों का अपने स्थान पर क्या कर देगा, उत्कलेश कर देगा। फिर लिखना कि आपके जो दोष होते हैं, दोषों का उत्कलेश स्वस्थान, मतलब अपने स्थान पर जब दोषों का उत्कलेश हो जाता है उसके पश्चात, स्वस्थान पर होने के पश्चात आपके जो दोष होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उन दोष में क्या हो जाता है, प्रकोप होकर प्रसार, प्रसार का मतलब होता है वो फैलने स्टार्ट कर देते हैं। तो प्रसार होना प्रारंभ हो जाता है, प्रसार होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब वो जो उत्कलेशित दोष होते हैं ना वो प्रसार करते हैं, मैंने लिख दिया प्रसार। तो प्रसार के बाद वो स्थान संचय की अवस्था में आ जाते हैं और आपकी जो रस रक्त आदि धातु होती है उनको दूषित करते हैं और व्याधि के लक्षण दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बनाना, जैसा जैसे मैंने बताया लिख लो आप। फ्लो चार्ट बनाने के बाद विरुद्धाहार के टोटल 18 भेद होते हैं। अब आपको यहाँ पे कंप्लीट 18 तो याद नहीं हो पाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने पहले किए होंगे तो हो जाएंगे, अगर कल आपका एग्जाम है और
अभी सारे नहीं हो पाएंगे, तो मैं कुछ कुछ बताने की कोशिश करती हूँ, जितने आपको याद हो जाए वो आप लिख लेना। सबसे पहले होता है जैसे कि देश विरुद्ध। देश विरुद्ध में क्या होता है, मान लो आप जंगल देश में रहते हो, तो जंगल देश में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए जो रूक्ष और तीक्ष्ण आहार द्रव्यों का सेवन करना, और जो हमारे पास आनुप देश में रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए स्निग्ध खाने का सेवन करना, ये होता है देश विरुद्ध। उसके बाद दूसरा होता है काल के विरुद्ध। काल के विरुद्ध आप ऐसे याद रख सकते हो, मान लो शीतकाल है, उसमें आप ठंड चल रही है और आप आइसक्रीम खा रहे हो, तो वो क्या है, काल के विरुद्ध हो गया। तीसरा होता है अग्नि के विरुद्ध। आपकी अग्नि है कैसी है, आप उसके हिसाब से खाना खाओ। उसके बाद एक होता है मात्रा के विरुद्ध। मात्रा के विरुद्ध में आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि जो मधु और घृत होता है वो अलग अलग तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप उनको सम मात्रा में मिला दोगे तो वो दोनों मारक का काम करेंगे। फिर एक होता है हमारे पास साथ में। साथ में क्या होता है, अगर मान लो आपको जो चीज़ साथ में हो गई है, पुरुष का प्रकृति के अनुकूल कुछ आहार द्रव्यों का सेवन न करना, तो वो साथ में विरुद्ध कहलाता है। इसमें से आपको जो याद हो जाए वो करो। दोष विरुद्ध में ऐसा होता है कि मान लो प्रकुपित वात आदि जो दोष होते हैं उनके अनुकूल या बढ़ाने वाले आहार द्रव्यों का सेवन निरंतर करना दोष विरुद्ध होता है। एक इसमें आप क्या डाल सकते हो, अवस्था के विरुद्ध भी डाल सकते हो। ठीक है, इतने जितने आपको याद हो जाए उतने करो, जितने मैंने बताए इतने भी बहुत है, इतने, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में कंप्लीट विरुद्धाहार के जो 18 के 18 भेद है वो डिफाइन करने नहीं आते, वो आपको सेकंड ईयर में करने होते हैं। फिर त्रय उपसम तो आपको पता ही है, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। इसको अच्छे से, आहार को अच्छे से डिफाइन करो, निद्रा को अच्छे से डिफाइन करो, ब्रह्मचर्य को अच्छे से डिफाइन करो। चैप्टर नंबर 8 में आपसे पूछ सकता है कि अल्सर और विसूचिका की क्या चिकित्सा होती है। ये मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाई भी थी, और जिसने भी पढ़ी भी होगी तो आपने पढ़ा भी होगा कि अल्सर और विसूचिका की चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जीर्ण के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो पूछ सकता है आपसे। अनुपान के बारे में पूछ सकता है। कृश और स्थूल व्यक्ति में चिकित्सा में क्यों ज़्यादा वो होती है, तो वो आपसे पूछ सकता है। चैप्टर नंबर 9 में आपसे वीर्य, विपाक, प्रभाव पूछा जा सकता है। पंचभौतिक द्रव्य की मैंने एक टेबल बनवाई थी, वो टेबल अच्छे से याद कर लेना। और जो अष्टविध वीर्यवाद होते हैं ना, अष्टविध वीर्यवाद, 8 वीर्य ही क्यों उत्कृष्ट माने गए थे वो पता होने चाहिए आपको। उन 8 वीर्य के नाम पता होने चाहिए, वो सारा आपको अष्टविध वीर्यवाद में डिफाइन करना आना चाहिए। चैप्टर 10 तो जिसने मेरा वन शॉट लिया उसको बहुत अच्छे से आता होगा कि मैंने सारे रसों की आपको एक ट्रिक दी थी कि ये इन रसों के ये लक्षण होते हैं, और अगर ये ज़्यादा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो वही है कंप्लीट चैप्टर। अगर डिफाइन करना आता है तो सारे के सारी वो ट्रिक अच्छे से डिफाइन कर देना। और अगर मधु और कटु रस के लक्षण आते हैं तो आपको पता ही है कि कैसे डिफाइन करना है। मेरी ट्रिक से आपको याद हो गए थे। रस की पंचभौतिक की मैंने आपको ट्रिक दी थी, याद है आपको, 54, 53, 43 वाली ट्रिक जो मैंने आपको दी थी वो। और अपवाद क्या थे, अपवाद की भी मैंने आपको एक टेबल बनवा दी थी इसके अंदर, याद है, वो मसल वाली ट्रिक जो थी वो आपको अपवाद में याद करनी है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने मेरा वन शॉट नहीं लिया है आप इनको कंप्लीट अच्छे से अपनी बुक से कवर करके जाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको चैप्टर 11 बताया था कि एक पेज लो और उस पर क्या लिखो, दोष के, वृद्धि और क्षय के क्या क्या लक्षण होते हैं वो लिखो। ओज के नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए थे। इसके बाद त्रिदोष में पूछ सकता है, ये जो त्रिदोष के हैं मतलब कि वात, पित्त और कफ, इनके जो पार्ट्स होते हैं उनकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये मैंने आपको सबको प्रोवाइड किया हुआ है। इसके जो चार्ट्स हैं, अगर किसी को नहीं मिले तो इंस्टा पे मुझे मैसेज कर देना, आपको ये चार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सामान्य चिकित्सा का क्या सिद्धांत होता है ये करो अच्छे से। इसके बाद ये पूछ सकता है कि विकृत वात, पित्त, कफ में क्या क्या पूछ सकता है। और उसके अलावा दशविध परीक्षा आपसे पूछ सकता है, ये मैंने आपको कंप्लीट कराई है। 3 रोग मार्ग के लिए जो था वो मैंने आपको नोट्स दिए थे। उसके बाद आतुर परीक्षा भाव पूछ सकता है। आतुर परीक्षा भाव मतलब रोगी की परीक्षा में क्या क्या भाव होने चाहिए। और त्रिदोष के उपक्रम, ये जो उपक्रम वाली चिकित्सा थी, आपका जो कंप्लीट उपक्रम था ये मैंने आपको सारा पढ़ाया था। आम दोष की चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोषों की गति कैसे होती है और औषध का सेवन काल। औषध के सेवन काल को कैसे लिखना है, पहले लिखो कि कौन कौन से औषध के सेवन काल होते हैं, उनका मतलब क्या, और वो कौन कौन से रोग में दिए जाते हैं। जब आप अष्टांग पढ़ते हो तीनों चीजें आपको एक साथ मिल जाती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 में कंप्लीट चैप्टर ये डिफाइन करना आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मैंने आपको इसमें याद कराए थे कि 6 प्रकार की जो चिकित्सा होती है, इन सब में जो द्रव्य थे उनकी ट्रिक्स भी मैंने आपको दी थी। उसके अलावा ये भी बताया था किसमें क्या लिखना है। जिसने भी मेरा वन शॉट अटेंड किया होगा उसको पता होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चरक की। चरक में क्या है, सबसे पहले चैप्टर 1 आपको कंप्लीट डिटेल में भी पूछ सकते हैं, साध्य साध्य वही सारा इसमें है। त्रिसूत्र आयुर्वेद पूछ सकते हैं, द्रव्य भेद, आयुर्वेद अवतरण। इसमें मेनली आपसे पंचकर्म, द्रव्य संग्रह और यवागु के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। यहाँ लेप के बारे में वो जो 5 कषाय कल्पना थी ना, उनको अच्छे से याद करके जाना। चैप्टर जो 5 है इसमें कंप्लीट चैप्टर के बारे में पूछ सकते हैं, और लॉन्ग में तो धूमपान के बारे में पूछ सकते हैं। बाकी नस्य, आहार मात्रा और धूमपान आता है इसमें भी। हंसोदक आ जाएगा, दान विधान आ जाएगा, सदृत, और वही इसमें सेम है कि कोई भी एक ऋतु आपसे पूछी जा सकती है। चैप्टर 7 में व्यायाम अच्छे से करना, देह की जो प्रकृति है उसको अच्छे से करना, धारणीय का ट्रीटमेंट अच्छे से करके जाना।
इंद्रिय पंचक की पूरी एक टेबल बनवाई थी, वो कर लेना। और उसके अलावा मन के बारे में आना चाहिए और दशविध पाप कर्म आपको पता होने चाहिए। चैप्टर 9 में वो जो 5 चतुष्ट थे ना, उनकी डिटेल अच्छे से करके जाना। और ऐसे क्यों में आपसे पूछ सकता है प्राणामिसर वैद्य बताओ कौन सा होता है, राजा के वैद्य के क्या लक्षण होते हैं, वैद्य की गुण वृत्तियां क्या होती है। चैप्टर 10 में आता है साध्य साधा ज्ञान, वही वैद्य की प्रधानता, वैद्य की वृत्ति, साध्य असाध्य, इन सब के बारे में आपको आना चाहिए। चैप्टर 11 में अष्टदिक कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया था। पहले टेबल बनाओ, फिर उनको हर एक को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना था, वो अष्टत्रिक था। और उसके अलावा इसमें पुनर्जन्म की सिद्धि पूछ सकता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और चैप्टर 12 में मैंने आपको बताया था अगर कंप्लीट चैप्टर लिखना आता है तो मैंने वो क्वेश्चंस बताए थे, क्या क्या पूछे थे, उन क्वेश्चन के क्या क्या आंसर थे और किसने दिए थे, वो सारा इसमें मेंशन कराना। और यहाँ पे प्राकृत और व्याकृतवाद के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। जिसने वन शॉट लिया है उसको ये अच्छे से समझ आया होगा, जिसने वन शॉट नहीं लिया, जो जो चीज़ें बताई गई हैं उनको वैसे रिप्रेजेंट करना। और जो चीज़ मैंने बोला है कि मेरे वन शॉट में कराई गई थी उसको आप प्लीज़ थोड़ा सा बुक से कवर करने की अच्छे से कोशिश करना। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि आपका ये रस वाला चैप्टर है, जिन बच्चों ने मेरा वन शॉट लिया था उनको इनकी ट्रिक्स प्रोवाइड करी थी मैंने, ठीक है। लेकिन अगर आपने वन शॉट नहीं लिया और अभी कल आपका एग्जाम है तो फटाफट से इस चैप्टर में ये जो रसों के लक्षण होते हैं इनको अच्छे से याद करो। रस की पंचभौतिक कैसे है वो अच्छे से याद करो, मैंने इसकी ट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। त्रिदोष की वृद्धि इच्छा है, इनको अच्छे से याद करके जाना है आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट प्रेजेंटेशन और साथ में किस चैप्टर से क्या एसएक्यू एलएलक्यू पूछा जा सकता है। ओके।